Hello and welcome to Clarity for UPSC. I'm Dr. Shivan. Today, as you all know, the GS1 mains paper was held for mains 2025, and in this video, I'll be analyzing the 2025 paper and we will be seeing some interesting trends. अब सबसे पहली बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आपने इस साल का मेंस दिया है, इफ़ यू हैव गिवन दिस मेंस पेपर, प्लीज़ डोंट वॉच दिस वीडियो टिल यू आर डन विद योर ऑप्शनल. आप अभी टाइम मत लगाओ. पेपर कैसा भी हुआ हो, अच्छा हुआ हो, ख़राब हुआ हो, बहुत अच्छा हुआ हो, बहुत ख़राब हुआ हो, आगे आपके पेपर्स बचे होंगे. जब तक आपका मेंस ख़त्म ना हो जाए, टिल द लास्ट पेपर ऑफ द ऑप्शनल इज़ नॉट ओवर, तब तक आप इस वीडियो को प्लीज़ मत देखो. बाकी जितने सब लोग हैं, जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या उसके बाद के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि हम एक बार देख सकेंगे मेंस में हो क्या रहा है. तो देखो, आज का जो मेंस पेपर था उसमें जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थी वो कुछ ऐसी थी कि सोसाइटी के 75 मार्क्स का पेपर आया था. हर बार ऐसा ही रहता है. आर्ट एंड कल्चर की वेटेज काफ़ी बड़ी है, 45 मार्क्स आर्ट एंड कल्चर को दिए गए हैं. अब ये वो सब्जेक्ट है जो काफ़ी लोग इग्नोर करके जाते हैं, बट दिस ईयर द वेटेज ऑफ आर्ट एंड कल्चर वॉज अ लॉट. मॉडर्न हिस्ट्री को सिर्फ 15 मार्क्स दिए गए हैं. जनरली इसकी वेटेज ज़्यादा होती है, हम ये ज़्यादा पढ़ते हैं, बट वेटेज कम रही है मॉडर्न हिस्ट्री की बहुत बार. वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, बहुत बार इस बार जो लोग मेंस दे रहे थे उनको कहा था दैट इफ़ यू इग्नोर दिस सब्जेक्ट, अगर आपने इसको इग्नोर किया, यू विल बी इन अ फिक्स. और वही हुआ है. 30 मार्क्स की वेटेज रही है पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के, एंड दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. ज्योग्राफी वॉज 100 मार्क्स इन टोटल, इक्वली डिवाइडेड बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी. अब तो इससे फर्स्ट लेसन, इस वीडियो में मैं आपको वो लेसन भी बताऊंगा दैट आई थिंक वी नीड टू अडॉप्ट. तो द फर्स्ट लेसन दैट वी नीड टू टेक इज, फर्स्ट, डोंट इग्नोर एनी सब्जेक्ट. कोई भी सब्जेक्ट आपको इग्नोर नहीं करना है. ऑल सब्जेक्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट. इफ़ यू इग्नोर अ सब्जेक्ट, बी रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, जैसे यहाँ पर पीआईसी और वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ हुआ या फिर आर्ट एंड कल्चर के साथ हुआ. अब ये देखो, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो हम इग्नोर करके जाते हैं. ये 75 मार्क्स हैं एंड दिस कैन मेक और ब्रेक योर मीन्स. अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे और देखेंगे. हर क्वेश्चन में हम देखेंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या था. सो वी लुक एट अ कपल ऑफ थिंग्स. पहले वी लुक एट द लेवल ऑफ द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन ईजी है या डिफिकल्ट है. देन वी लुक एट वेदर इट इज़ ऑन एक्सपेक्टेड लाइन्स. एक्सपेक्टेड लाइन से देखो, मेरा तो एक्सपेक्टेशन सीधा होता है कि पी वाई क्यूज़ के अगर क्लोज है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड लाइन्स पे है, और अगर पी वाई क्यूज़ के क्लोज नहीं है तो एक्सपेक्टेड लाइन्स पे नहीं है. दिस इज माई सिंपल आइडिया. बाकी आप कह सकते हो कि हाँ, इसने वहाँ पर बोला था ये क्वेश्चन आएगा वगैरह वगैरह, दैट डजंट मैटर. बट हाँ, पी वाई क्यूज़ या फिर डायरेक्टली सिलेबस की कोई ऐसी चीज़ हो जो इस बार करी है, जो इस बार हमने पढ़ी है या सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहूँगा एक्सपेक्टेड लाइन्स पे. एक चीज़ जो मैंने आप इस पेपर में देखी, एंड यू विल सी दिस ट्रेंड अलॉट, कि जो साइलोज होते थे ना, हम जनरली क्या सोचते थे साइलोज में, वी यूज टू थिंक कि अच्छा यार, GS1 में तो ये वाले क्वेश्चन आएंगे, GS2 में वो वाले क्वेश्चन आएंगे. वो सारी चीज़ें इस बार ब्रेक हुई हैं एंड वी विल सी दैट. ठीक है, सो विल डू नाउ अ क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिस्कशन ऑफ दिस पेपर. दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड probably वन ऑफ द easiest questions that we can have in mains. Salient features of Harappan architecture. Level of this question I think is a fairly easy question. Was it on expected lines? Yes, absolutely on expected line. Prelims में भी 2025 में पूछा गया था about Harappan civilization. 100 years were also getting completed of the discovery of some things in the Harappan civilization, and exactly question of art and culture, some question that everybody studies. तो मैं कहूँगा easy question. अगर expected lines पे है तो we can also look at the fact that they have asked this question before twice. In 2014 they have asked this question, and in 2015 we have asked this question. तो यहाँ पर इन्होंने पूछा था about Indus Valley civilization, inputs to present day urbanization, और यहाँ पर भी urban planning and culture ही पूछा था. तो बेसिकली आर्किटेक्चर के बारे में लिखना था. एंड इवन हेयर ट्रेडिशंस पूछे थे, बट स्टिल यहाँ पर भी आप आर्किटेक्चर को मेंशन कर सकते थे. और इसी साल, ये इसी साल के नोट्स हैं राइट स्मार्ट के, तो यू सी दिस 100 years since the discovery of Indus Valley civilization. तो ये एक्सपेक्टेड भी था कि इस बार ये क्वेश्चन आएगा. So yes, this question I would say is a relatively easy question this time, and people who have prepared properly will be able to answer this question. Question 2 देखते हैं. Main aspects of Akbar's religious syncretism. अब ऐसे देखा जाए तो ये टॉपिक कोई बहुत मुश्किल नहीं है, टॉपिक इजी है, बट ऐसा PYQ आज तक नहीं आया है. टिल टुडे दे हैव नॉट आस्क्ड सच प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. एंड मैं कहूँगा रिलेटिवली ये एक फिर भी इजी एंड डुएबल क्वेश्चन है. क्यों ये इजी एंड डुएबल क्वेश्चन है? बिकॉज वी रीड अबाउट वट एवर अकबर डिड, राइट. वी रीड अबाउट इबादत खाना, वी रीड अबाउट हिज सेकुलर नेचर एक्सेट्रा, एंड थोड़ा बहुत न्यूज़ में भी इसकी डिस्कशन थी. एटलीस्ट औरंगजेब के बारे में काफ़ी डिस्कशन थी न्यूज़ में. तो दिस इज समथिंग वेयर आई थिंक नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू राइट. लिखा जा सकता है पेपर में, नॉट दैट डिफिकल्ट. एंड हाँ, अगर वही ये एक पहला थीम है, दिस इज आई थिंक लेसन दैट आर्ट एंड कल्चर जैसा टॉपिक है, इसमें सॉरी जस्ट वन सेकेंड,
आर्ट एंड कल्चर जैसा जो टॉपिक है इसमें अगर हम बेसिक्स अपने स्टिक करेंगे, इफ वी स्टिक टू द बेसिक्स वी विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम। तो बेसिक्स पे स्टिक करोगे तो आर्ट एंड कल्चर में इशू आएगा नहीं, राइट। एंड बेसिक्स अभी तक तो 2 क्वेश्चन है वो बेसिक्स पे ही हैं। ऑल राइट, तो ये क्वेश्चन तो फिर भी डुएबल है। आगे चलते हैं, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। अब स्कल्प्टर्स फिल्ड चंडेला आर्ट फॉर्म विद रेजिलिएंट विगर एंड ब्रेथ ऑफ लाइफ, एलुसिडेट। तो बेसिकली चंडेला स्कल्पचर के ऊपर क्वेश्चन है। ईजी तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं है, ईजी तो नहीं है ये क्वेश्चन, वैसे काफ़ी हाई लेवल का क्वेश्चन है। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए या शायद नहीं भी पता होना चाहिए तो भी काम चल जाता है, बताऊंगा कैसे, ठीक है। बट ईजी तो नहीं है क्वेश्चन। एक्सपेक्टेड लाइंस पे मैं नहीं कहूँगा है। एक्सपेक्टेड लाइंस पे क्यों नहीं है? क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के इतने क्वेश्चन जनरली देखने को नहीं मिलते। जनरली वी सी दैट आर्ट एंड कल्चर इज आस्क्ड वर्थ मे बी 2 क्वेश्चंस, 2 10 मार्कर्स बहुत होते हैं, 3 काफ़ी ज़्यादा हैं, राइट। तो एक्सपेक्टेड लाइन से थोड़ा सा बियॉन्ड जाके है, थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है। बट क्या डुएबल है? हाँ डुएबल है, अगर आपने PYQs कर रखे हैं तो। क्यों कह रहा हूँ मैं ये बात? क्योंकि अगर आप PYQs को देखो तो PYQs में बहुत बार ऐसे स्कल्पचर वगैरह पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, दैट क्वेश्चन ऑन स्कल्पचर हैव बीन आस्क्ड। तो इसका अगर आपने एक टेम्पलेट बना रखा है, यार अगर मुझे स्कल्पचर पे क्वेश्चन मिलेगा दिस इज हाउ आई विल आंसर दैट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन डुएबल है। जैसे यहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं इसकी, गंधारा स्कल्पचर पूछा था इन 2014, सेंट्रल एशियन एंड ग्रेको बैक्ट्रियन एलिमेंट्स पूछा था इन 2019, मेडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर पूछा था 2022 में। तो ये तो मैं नहीं कहूँगा कि स्कल्पचर का एलिमेंट इज समथिंग दैट्स नॉट एक्सपेक्टेड। और अगर आप ये कंपोनेंट्स ऑफ अ स्कल्पचर याद कर लो कि यार किसी भी स्कल्पचर में ये चीज़ें लिखते हैं, और व्हेन इट कम्स टू स्कल्पचर्स representing the social life, you remember these components, that yes, these sculptures were a testament to social hierarchy, they were a significance of political, they showed the significance of political power, they depicted various occasions, they showed religious syncretism, they were a sign of education and knowledge। अब ये जनरल पॉइंट्स हैं, इन जनरल पॉइंट्स को आप आराम से पेपर में लिख सकते हो। कुछ एक आधे एग्जाम्पल्स आपको चंडेला डायनेस्टी के आते हैं तो ये आंसर डुएबल है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आंसर फिर भी एक लेवल पे रिलेटिवली डुएबल आंसर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 4, क्लाइमेट चेंज एंड सी लेवल राइज एग्जिस्टिंग आइलैंड इज अफेक्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ आइलैंड नेशंस। ये इस पेपर का मेजर लेसन है कि यार जो साइलोज होते थे ना वो एब्सोल्युटली ब्रोकन है। क्लाइमेट चेंज पे बहुत सारे PYQs आए हैं आज से पहले, ठीक है, बट वो PYQs कहाँ आते हैं? एनवायरनमेंट में आते हैं। इस बार क्या क्लाइमेट चेंज और स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट्स न्यूज़ में थे? बिल्कुल न्यूज़ में थे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था? बिल्कुल था। कब एक्सपेक्टेड था या कहाँ एक्सपेक्टेड था? GS3 में ये क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्टली एक्सपेक्टेड था इस बार, ठीक है। बट इन्होंने पूछा है GS1 में, एंड दैट इज द थीम ऑफ दिस पेपर। आगे भी आप देखोगे यही चीज़ आपको दिखेगी। क्यों कह रहा हूँ मैं ये बात? ये देखो, ये इस साल के मेरे GS3 के नोट्स हैं, स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट्स, ठीक है, एंड सी लेवल राइज एंड हाउ इट इज इम्पैक्टिंग देम, राइट। इन पे कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, राइट। देखो, डिस्पाइट मिनिमल एमिशंस दे आर फेसिंग मोस्ट सिवियर इम्पैक्ट्स। SIDS में क्या प्रॉब्लम है और सी लेवल राइज के कनेक्शन में क्या प्रॉब्लम है। नाउ दिस इज समथिंग दैट वाज ऑन वेरी एक्सपेक्टेड लाइंस दिस ईयर, बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, राइट। बट GS3 में एक्सपेक्टेड था। इन्होंने कहाँ पूछा है? दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन इन GS1। दैट इज समथिंग दैट हैज चेंज दिस ईयर। आगे भी आपको यही ट्रेंड देखने को मिलेगा, बहुत कॉमनली ये ट्रेंड देखने को मिलेगा। ये देखते हैं, क्लाइमेट चेंज पे पहले PYQs आए हैं। दिस इज अ PYQ ऑन क्लाइमेट चेंज इन 2017। तो ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट चेंज वॉज एन अनएक्सपेक्टेड टॉपिक। तो PYQ भी आ चुका है इस पे, और SIDS भी एक्सपेक्टेड था। बट सीइंग दिस क्वेश्चन इन GS1 इज अ बिट सरप्राइजिंग फॉर मी। बट हाँ ठीक है, आपने पढ़ा है, अगर मेंस की तैयारी होलिस्टिकली होती है, कल ही है GS3 का पेपर, अगर आपने पढ़ा है तो आप लिख सकते हो। आगे देखते हैं, ये कहूँगा मैं टफ क्वेश्चन है। क्यों? नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज पूछा है। अगर आपको नहीं पता कि यहाँ पर माइनिंग और क्वारिंग आएगी, इफ यू डोंट नो दिस मीन्स माइनिंग, यू आर डन फॉर, लग गए आपके बेसिकली। अगर आपको ये नहीं पता तो, क्योंकि बहुत लोगों को पता होगा, 10 मार्क्स आपके सीधा गए। बट अगर आपको पता है कि नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटी माइनिंग होती है, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि ये एक्टिविटीज हमारे फिजियोग्राफिक फीचर से कैसे रिलेटेड है। एग्जैक्ट क्वेश्चन आई थिंक दे हैव आस्क्ड वंस कि GDP इंडिया में माइनिंग की GDP कंट्रीब्यूशन काफी कम है, इवन दो वी आर पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। दे हैव ऑल्सो आस्क्ड अबाउट डेक्कन ट्रैप्स, कि डेक्कन ट्रैप्स में क्या पोटेंशियल है, और इस वजह से डेक्कन ट्रैप्स के पोटेंशियल की वजह से हाउ वी कैन इंक्रीज आर माइनिंग शेयर, राइट। तो अगर आप ये क्वेश्चंस देखोगे, राइट, तो दे हैव आस्क्ड नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल्स ऑफ डेक्कन ट्रैप बिफोर, तो पूछ चुके हैं वो।
राइट। तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो अनएक्सपेक्टेड है, मैं नहीं कहूंगा ये बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बट हाँ कंसेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ पर बिल्कुल मैटर करती है। अगर आपको नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज नहीं पता तो आप फंसोगे इस क्वेश्चन, देन यू विल हैव अ जेन्युइन प्रॉब्लम। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी जनरेशन इन इंडिया विद सुटेबल एग्जांपल्स। रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ 2022, आई थिंक 2022 या 2020 का रिपीटेड क्वेश्चन है। 2020 में शायद विंड पूछा था, 2022 में सोलर पूछा था, अब फिर से सोलर पूछ लिया, बट देखो पूछा कैसे है, इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स, अगेन लिंकेज फ्रॉम GS3। ठीक है, GS3 से कितना लिंकेज है इस चीज का, हम इकोलॉजी भी GS3 में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स भी GS3 में पढ़ते हैं। इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में एनर्जी ट्रांजिशन इज अ कंप्लीट टॉपिक, और उस एनर्जी ट्रांजिशन पे इसी GS1 के पेपर में 2 क्वेश्चन पूछ लिए इन्होंने GS3 के सिलेबस से। ये साइलोज अब ब्रेक हो रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कल जब हमें GS3 का पेपर दिखे तो GS3 में दे आर आस्किंग सम क्वेश्चंस फ्रॉम GS1 सिलेबस, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो देखते हैं, जैसे ये देखो सोलर एनर्जी, हाँ सॉरी उल्टा सीधा बता दिया मैंने थोड़ा आपको। सोलर एनर्जी उन्होंने 2020 में पूछा था, एग्जैक्ट क्वेश्चन है, राइट, कि सोलर एनर्जी की पोटेंशियल है और बट उसकी रीजनल वेरिएशन है, तो उनकी डेवलपमेंट में हम क्या कर सकते हैं, राइट। ये देखो विंड पूछा था मेरे मेंस में 2022 में, दैट्स व्हाई मे बी आई रिमेंबर दैट, तो अब फिर से सोलर पूछ लिया। तो अब ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो लिखने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ GS3, राइट। तो GS3 में अच्छे से पढ़ा है तो डेफिनेटली मोर मार्क्स यू कैन गेट हियर। अब ये क्वेश्चन देखो, व्हाट आर सुनामीज, हाउ एंड वेयर आर दे फॉर्म्ड, कॉन्सिक्वेंसेस एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। डायरेक्ट क्वेश्चन है फिजिकल ज्योग्राफी का, नथिंग दैट इज टू टफ। क्या एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, इस बार बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, एंड आई कैन टेल यू दिस बिकॉज आई टीच डिजास्टर मैनेजमेंट इन GS3। डिजास्टर मैनेजमेंट में सुनामी दिस टाइम वॉज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। अब वहां पर हम सुनामी की मैनेजमेंट पढ़ते हैं, यहाँ पर इन्होंने सुनामी की फॉर्मेशन पूछ ली है, राइट। एंड दिस इज समथिंग दैट आई थिंक वॉज फेयरली एक्सपेक्टेड दिस ईयर। वाई? बिकॉज यू लुक एट दिस, सुनामीज वॉज समथिंग जो हमने पढ़ा है इस बार, सिंपली बिकॉज इट वॉज इन द न्यूज। सुनामीज इस बार करना जरूरी था कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशनशिप होता है, राइट। तो कहूंगा एक्सपेक्टेड लाइंस पे, और क्वेश्चन भी कोई बहुत टफ नहीं है, लाइक इट्स अ फेयरली डुएबल क्वेश्चन, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। आगे, स्मार्ट सिटीज address the issue of urban poverty and distributive justice, urbanization। ये इस syllabus point से पूछा गया है। urbanization is something that they have asked before also and they have asked multiple times। urbanization कई बार पूछ चुके हैं। urbanization में they have asked about smart cities। ठीक है, smart cities के बारे में पूछा है urbanization के context में। I think it is a fairly expected question, nothing that is out of the ordinary here। कोई बहुत बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। एंड दी ओनली थिंग इज, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और अर्बन पॉवर्टी है, दिस इज एक्चुअली अ टॉपिक ऑफ इंक्लूसिविटी विच अगेन इज अ टॉपिक ऑफ GS3। अगेन ये एक GS3 का टॉपिक है, तो मुझे लगता है कि फिर से GS3 GS1 के बीच में जो इंटरलिंकेजेस हैं, जो साइलोज हैं, वो काफ़ी कम हो गए हैं, बिकॉज इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में स्मार्ट सिटीज मिशन काफ़ी ज़्यादा डिस्कस था। तो आई ऑल्सो टॉट स्मार्ट सिटीज मिशन इन डिटेल, राइट। आई टॉक अबाउट अर्बन पुअर एंड अर्बन सेक्टर में हाउ वी आर गोइंग टू हैव अर्बन इंक्लूसिविटी इन डिटेल, राइट। तो दिस इज समथिंग दैट जनरली वॉज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर GS3, बट अगेन इन्होंने यहाँ पूछ लिया। वाई वॉज दिस आस्क्ड, ये मैं आपको बता सकता हूँ। 10 years इन स्मार्ट सिटी मिशन, एंड ये इकोनॉमिक सर्वे का ही एक डायरेक्ट दिस इज द डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिस ईयर, चार्ट 6.21 अचीवमेंट ऑफ स्मार्ट सिटीज मिशन। इसलिए डाला था, सर्वे में भी ये लिखा है कि 10 years कंप्लीट है, तो ऑब्वियसली सर्वे में मेजर गवर्नमेंट चेंज का एक रिव्यू रहता है। आगे देखते हैं, ethos of civil service in India stand for combination of professionalism with nationalistic consciousness। भाई ये क्वेश्चन है या तो GS4 का, एट बेस्ट ये क्वेश्चन है GS2 का, ये क्वेश्चन नहीं है कहीं से भी GS1 का, ठीक है। इट इज नॉट अ GS1 क्वेश्चन, बट व्हाट इज द स्टोरी, बिल्कुल पूछ वही रहे हैं, पूछ वही GS1 में रहे हैं। तो वो जो आर्टिफिशियल साइलोज थे, दे हैव ब्रोकन, द आर्टिफिशियल साइलोज हैव ब्रोकन, दैट इज द प्रॉब्लम। एक्चुअली आर्टिफिशियल साइलोज भी नहीं है, इनके खुद के बनाए हुए साइलोज हैं। इन्होंने ही कहा था GS1 में हम ये सब पूछेंगे, अब आई थिंक ये बोर हो गए हैं, 10 साल से फॉर्मेट सेम है, एंड देन दे आर सेइंग कि ठीक है यार, अब हम GS4 के क्वेश्चन भी, GS2 के क्वेश्चन भी हम GS1 में पूछेंगे। तो क्या लेकिन ये PYQ से सिमिलर क्वेश्चन है? बिल्कुल 2024 का ही PYQ से सिमिलर क्वेश्चन है। 2024 में इन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की डॉक्ट्रिन, इंटेग्रिटी एंड कमिटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स पूछा था, राइट। सो दे हैव आस्क्ड दिस बिफोर ऑल्सो,
राइट, 2014 में भी, 2016 में भी, 17 में भी, 20 में भी, बट ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम जनरल स्टडीज 2। यहाँ देख सकते हो ये GS2 के राइट स्मार्ट के नोट्स हैं। तो they have asked from GS2 and GS4 and they have asked in GS1. This is again a constant theme of this paper. आगे देखते हैं, globalization results only in an aggressive consumer culture justify। अब देखो इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? डू यू थिंक, पार्ट 1 इज डू यू थिंक, सेकेंड पार्ट इज ओनली। Do you think globalization results in only an aggressive consumer culture? Right? अगर ये वर्ड आपने इग्नोर कर दिया, आपने वहां पर जल्दी जल्दी में ये ओनली वाला वर्ड नहीं पढ़ा, तो आपका आंसर इनकम्प्लीट है। बिकॉज डू यू थिंक है तो बोथ पर्सपेक्टिव्स येस एंड नो यहाँ पर देने हैं, एंड क्योंकि यहाँ ओनली लिखा है तो येस इट रिजल्ट्स ओनली इन एन अग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर, एंड नो ऑब्वियसली आंसर इज नो। नो में देर आर अदर एलिमेंट्स ऑल्सो, बट अगर आपने ओनली नहीं पढ़ा तो इसका आंसर बहुत डिफरेंट हो जाएगा। दैट इज वाई केयरफुल रीडिंग, एंड दे हैव मेड क्वेश्चंस लाइक दिस जिसमें केयरफुल रीडिंग इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, क्या ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले? बिल्कुल पूछा जा चुका है। अगेन 2019 में दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, 2016 में दे हैव आस्क्ड, 2018, 2020, 2022 मल्टीपल टाइम्स। ग्लोबलाइजेशन एंड व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, diversity and globalization and homogenization. So consumerism and globalization is not a very new topic, right? तो ये मैं कहूँगा कि हाँ एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, बट क्वेश्चन टफ क्यों है? क्वेश्चन टफ है क्योंकि ओनली वर्ड नहीं लिखा था वहाँ पे, राइट? अब ज्योतिराव फूले, इनके बारे में पूछा है कि ऑलमोस्ट ऑल सबऑल्टर्न क्लासेस, इनके रिफॉर्म्स सबको टच किए हैं। भाई ये है टफ क्वेश्चन। आपको लगेगा यार ज्योतिराव फूले के बारे में क्या है, ये तो हमें पता ही है। आपको पता होगा ज्योतिराव फूले जी के बारे में। क्या आपको इतना पता है कि आप इस पे 15 मार्क्स के हिसाब से 3 पेजेस लिख दो? डू यू नो इनफ टू राइट 3 पेजेस? नहीं, वी जनरली डोंट। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, दिस इज अ 15 मार्कर। ये एक 15 मार्कर क्वेश्चन है। जनरली इसको नहीं इस लेवल पे हमने पढ़ा होता कि हम इसमें 3 पेजेस लिख सकें। वी जनरली डोंट रीड ऑन दिस लेवल, ठीक है? तो मैं कहूँगा कि हाँ यार दिस इज अ रिलेटिवली टफ क्वेश्चन, रिलेटिवली टफ क्वेश्चन, ठीक है? अब इस क्वेश्चन में हाँ हमने पढ़ा है अबाउट दिस, वाई? बिकॉज PYQs में आता रहा है अबाउट इंडियन रेनेसां। इंडियन रेनेसां के बारे में बहुत बार आया है PYQs में, बट दैट डज नॉट मीन दैट दिस इज एन ईजी क्वेश्चन बाय एनी रिगार्ड, बिकॉज 15 मार्क्स का लिखना पेपर में ये मुश्किल है। बहुत पता होना चाहिए आपको 15 मार्क्स का अच्छा आंसर लिखने के लिए, ठीक है? अब ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहाँ से पूछा है? पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन। हाँ, वन मोर थिंग, दिस क्वेश्चन इज द ओनली क्वेश्चन, लिटरली द ओनली क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री। पूरी मॉडर्न हिस्ट्री से सिर्फ एक क्वेश्चन ज्योतिराव फूले जी के बारे में, ठीक है? तो आप देखो कि कोई भी टॉपिक आप इग्नोर करके नहीं जा सकते। आर्ट एंड कल्चर से मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। 3 क्वेश्चन देखे हमने, चंडेला स्कल्पचर्स, हरप्पन सिविलाइजेशन और अकबर का रिलीजियस सिंक्रेटिज्म। 3 क्वेश्चन देखे हमने आर्ट एंड कल्चर के ऑलरेडी। यहाँ पर क्या हुआ मॉडर्न हिस्ट्री का? सिर्फ एक, वो भी एक ऐसा क्वेश्चन जो सबके लिए लिखना आसान नहीं है। जिसको यहाँ पर सबऑल्टर्न का मतलब नहीं पता उसके लिए तो और मुश्किल है, तो इवन वोकैबुलरी मैटर्स। आगे देखते हैं, India's consolidation process during early phase of independence in terms of polity, economy, education, international relations. तो पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन से भी 15 नंबर का पेपर, ठीक है? और मॉडर्न हिस्ट्री से भी 15 नंबर का पेपर। ये है चैलेंज इस बार का मेंस का। दिस इज द चैलेंज बिकॉज दे हैव आस्क्ड इन GS1 टॉपिक्स दैट जनरली पीपल इग्नोर, एंड अगर आप इग्नोर करके गए तो आपके लिए दिक्कत है, ठीक है? क्या पूछा है? इंडियाज कंसोलिडेशन। अब ये एक रिपीटेड थीम है, नॉट एग्जैक्टली इन दीज टर्म्स। पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में पहले पूछ चुके हैं, इस बार इकोनॉमी, एजुकेशन और इंटरनेशनल रिलेशन। अब ये इकोनॉमी में इंडिया में क्या हुआ है पोस्ट इंडिपेंडेंस, कि पहले 5 ईयर प्लान्स होते थे, फिर LPG रिफॉर्म्स हुए, अब हम आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहे हैं, राइट? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस हुआ, राइट? नाउ वी हैव ग्रेटेस्ट वन ऑफ द हाईएस्ट फॉरेक्स रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, बट रिसेंट चैलेंजेस हैं ऑफ टैरिफ्स, ऑफ मल्टीलैटरलिज्म, ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एक्सेट्रा। GS3 का आइडिया है ये, राइट? बट यहाँ पूछा गया, बट येस ऑन रिपीटेड लाइन्स, डेफिनेटली ऑन रिपीटेड लाइन्स।
लुक एट दिस, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन एंड कंसोलिडेशन, ये इन्होंने पूछा था 2022 में, मिड 19th सेंचुरी से अभी तक की, राइट। इन्होंने पहले प्रिंसली स्टेट्स के बारे में भी पूछा है, एंड हियर दे हैव आस्क्ड एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम मिड 19th सेंचुरी टिल टुडे। सो अगेन समथिंग दैट इज रिपीटेड एंड ऑन एक्सपेक्टेड लाइन्स, बट थोड़ा ये क्वेश्चन टफ हो जाता है बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा डायमेंशंस ऑफ पॉलिटी, इकोनॉमी, एजुकेशन एंड IR। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री। All right, so question of world history, the only question of world history on very expected lines directly from the syllabus. French Revolution has enduring relevance to the contemporary world. Basically, French Revolution की आज भी relevance enduring है. Enduring का मतलब है that even today it has stayed as relevant as it was then. Over the years, French Revolution ने जो contributions की हैं world को, जो contributions French Revolution has given to the world, all of them have stayed relevant. All of them have stayed relevant. This is what was the question, and on fairly expected lines, French Revolution directly mentioned है in the syllabus of world history, so not a problem. Again, अगर आप देखो, this is something we have discussed before in Write Smart. I have been PYQs, for example, foundations of the modern world laid by American and French Revolution in 2019. I think this is a direct question. अगर आप ये वाला क्वेश्चन लिख के गए हो तो इस क्वेश्चन जो अभी, if you've written this one, the one that has been asked this time is not a problem. So in this question I would say again easy question, expected yes directly from syllabus, doable in paper yes absolutely doable in paper. ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें आपके मार्क्स आते हैं. Here you should be having very good content to get an edge over the others, because जो भी serious candidates हैं वो इस क्वेश्चन को डेफिनेटली एक अच्छे तरीके से लिखेंगे. अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफ शोर ऑयल रिजर्व्स अराउंड इंडिया डिफरेंट फ्रॉम ऑन शोर कन्वेंशनल ऑयल रिजर्व्स. आई वुड से फेयरली टफ क्वेश्चन, फेयरली टफ क्वेश्चन है. आपको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन आनी चाहिए. You need to know the distribution of natural resources, specifically oil. Although oil पे previous year questions हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि PYQs में they have asked oil before, but this is a fairly tough question and in the exam hall this is not a very doable question. ये कोई बहुत doable question नहीं है. हाँ, लिख लोगे आप लिख लोगे. जो लोग मेंस देने जाते हैं उनकी इतनी नॉलेज एक्यूमुलेट हो जाती है कि वो एक बेसिक आइडिया का कोई भी आंसर लिख लेते हैं. It's not like they're not able to write. You will be able to write. But it is a fairly tough question. It's a fairly tough question to write. And because specifically questions like these have not been asked before, they're asking for a specific geographical explanation of distribution of offshore oil reserves. तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि कौन से एरा के रॉक्स थे और उससे ऑयल रिजर्व्स कैसे बने और उनका ऑन शोर से क्या डिफरेंस है. आई वुड से इफ आई वाज राइटिंग द पेपर दिस वुड बी अ फेयरली डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर मी. आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड हु हैज अ ज्योग्राफी ऑप्शनल. उन्होंने भी यही कहा कि ये क्वेश्चन कोई ऐसे बहुत आसान क्वेश्चन तो नहीं है, राइट. ऑल्दो दे हैव आस्क्ड ऑयल बिफोर, यू हैव आस्क्ड अबाउट इंडियाज रिजर्व्स ऑफ ऑयल एंड गैस, दे हैव आस्क्ड अबाउट implications of distribution of oil in the world, right, oil in the Arctic Sea, right, and the location of petroleum refineries. So it's not, the theme is repeated, the theme is the same, but even though the theme is the same, this question is fairly a difficult question. It's a difficult question to write. ठीक है, आगे देखते हैं. अब ये क्वेश्चन पढ़ो. अगर मैं आपको ना बताऊं कि ये क्वेश्चन कौन से जीएस पेपर का है तो आप क्या बोलते हैं कौन से पेपर का है, मुझे कमेंट्स में बताना. हाउ कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ड्रोन्स बी इफेक्टिवली यूज्ड अलॉन्ग विद geographical information system and remote sensing techniques in locational and area planning. कौन से पेपर का क्वेश्चन लगता है ये? Doesn't this look like a question paper of GS3? बट पूछा कहाँ है? GS1 में. अगेन silos have been broken. Silos have been broken. Now things are getting intermixed. हो सकता है अभी जब GS3 का पेपर आए, अभी जब GS2 का पेपर आए तो हमें देखने को मिले कि GS2 के पेपर में चीज़ें पूछ रखी हैं फ्रॉम GS1. GS2 के पेपर में GS4 से बहुत इंटरलिंकेजेस बनती हैं, कभी कभी GS3 से बनती हैं. आई एम श्योर दैट इवन इन दैट पेपर वी विल सी सच डिस्ट्रीब्यूशन हैपनिंग, राइट. सो दिस इज अगेन समथिंग which I feel is a difficult question for someone going into the mindset of GS1. ऐसा नहीं है कि इसने पढ़ा नहीं होगा ये. एक तो ये AI और ड्रोन्स का स्पेसिफिक एप्लीकेशन है इन लोकेशनल एंड एरिया प्लानिंग.
राइट? ये क्यों पूछा गया है? बिकॉज नाउ द गवर्नमेंट इज यूजिंग AI एंड ड्रोन्स इन ऑलमोस्ट एवरी स्कीम्स, राइट? तो आप मनरेगा में देख लो, आप स्वामित्व स्कीम में देख लो, आप लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन में देख लो, आप अलग अलग स्कीम्स देखो गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट AI, ड्रोन्स, GIS, RS, ये चारों सिस्टम्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है। बट अगेन नॉट अ क्वेश्चन आई वुड एक्सपेक्ट इन GS1 एंड दैट इज वॉट मेक्स इट टफ। द कॉन्टेंट इट सेल्फ इज नॉट टफ, राइट? हम जनरली ड्रोन्स के बारे में कौन कौन से प्रोग्राम्स में है, राइट? AI के बारे में कौन कौन से प्रोग्राम्स में हम जनरली पढ़ते हैं, बट कंबाइनिंग देम, एक तो हम पढ़ते GS3 में, एंड कंबाइनिंग देम विद GIS एंड RS, दिस इज अ डिफिकल्ट जॉब। तो ये पेपर मेरे हिसाब से एग्जाम हॉल में बाहर से देख के हो सकता है और AI पे क्वेश्चन है, AI पे तो आना ही था, बट दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू राइट। जो पेपर दे के आया होगा वो जरूर यही कहेगा कि यार ये तो एक टफ क्वेश्चन था, राइट? अब shape and sizes of continents and ocean basins of the planet take place due to tectonic movement of crustal masses। इस क्वेश्चन को मैं कहूंगा इजी क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सिमिलर टू PYQs एंड डूएबल क्वेश्चन। इसको मैं डेफिनेटली इन तीनों कैटेगरी में डालूंगा बिकॉज ये प्लेट टेक्टोनिक पे है, एंड प्लेट टेक्टोनिक्स इज समथिंग दैट हैज बिन आस्क्ड बिफोर मल्टीपल टाइम्स। प्लेट टेक्टोनिक्स एक ऐसी चीज़ है जो कई बार पूछी जा चुकी है, एंड इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ न्यू, इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ डिफरेंट आउट ऑफ द ब्लू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लेट टेक्टोनिक्स इज समथिंग जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमसे पूछा जाएगा, राइट? सो प्लेट टेक्टोनिक्स इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, एंड इवन दिस क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड बिफोर मल्टीपल टाइम्स। जैसे यहाँ पर देखो, जियो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कम पैसिफिक जोन अगेन ऑन प्लेट टेक्टोनिक्स। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पूछा था 2013 में, ओल्ड माउंटेन्स की लोकेशन 2014 में, आइलैंड्स एंड मेंटल प्लूम 2014 में, 2018 में सॉरी मेंटल प्लूम पूछा था, एंड 2021 में अलाइनमेंट ऑफ माउंटेन रेंजेस। तो अगेन प्लेट टेक्टोनिक्स में मैं एक्सपेक्ट करूंगा जो भी मेंस के सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जो भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं, दे कैन इजीली राइट दिस क्वेश्चन एंड दे विल बी एबल टू राइट दिस क्वेश्चन एंड गेट गुड मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, ठीक है? चलिए जस्ट 1 सेकेंड आगे कंसिडर करते हैं। अब discuss the distribution and density of population in the Ganga river basin with special reference to land, soil and water resources। अब टेक्निकली ये क्वेश्चन तो सिलेबस से है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द सिलेबस, पॉपुलेशन स्टडीज हमारे सिलेबस में है GS1 में, बट ऐसा क्वेश्चन आज तक दे हैव नॉट आस्क्ड, राइट? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, वो भी स्पेसिफिक एक एरिया का गंगा रिवर बेसिन में, उसमें भी रेफरेंस देना है ऑफ लैंड, उसमें भी रेफरेंस देना है ऑफ सॉइल, उसमें भी रेफरेंस देना है ऑफ वाटर। डिफिकल्ट क्वेश्चन है यार, एग्जाम में इसको कंस्ट्रक्ट करना भी, ये वो टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिनमें ऐसा नहीं है कि जो कोई मेंस देने जा रहा होगा उसको कंटेंट में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, एक बेसिक आइडिया कंटेंट का होगा, बेसिक आइडिया ही होगा, बट यू विल नीड मोर टाइम। 11 मार्कर 15 मार्कर सॉरी, वी जनरली से यू विल नीड 11 मिनट्स टू राइट। इस टाइप के पेपर में इन दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन यू विल नीड 12 to 13 मिनट्स। तो ये जो 2-3 मिनट आप यहाँ पे एक्स्ट्रा लोगे, दिस यू विल हैव टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सम अदर क्वेश्चन। जैसे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला क्वेश्चन है, दैट इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसको आप शायद 9 to 10 मिनट्स में लिखोगे, और यहाँ पर जो टाइम बचाओगे वो आप यहाँ यूज़ करोगे। आप में से जो लोगों ने आज तक मीन्स नहीं दिया है उनको हो सकता है लग रहा हो कि यार ये क्या बात कर रहा है 1-2 मिनट की। येस, द मार्जिन्स आर दिस थिन, द मार्जिन्स आर दीज this light, the differences are this light, and this is why it is very very difficult in the mains to get an edge over others। आपको लग रहा होगा मैं लिख के आ जाऊंगा, लिख के तो आ ही जाओगे। अभी भी आप देखना बहुत लोग आएंगे यूट्यूब पे जो बोलेंगे कि अरे आसान पेपर आया GS1 का। भाई एग्जाम हॉल एक्सपीरियंस जिसको अपना याद है ना, उसे पता चलेगा कि पेपर बिल्कुल भी आसान नहीं आया है। दिस इज नॉट एन ईजी पेपर, राइट? इसमें बहुत क्वेश्चन हैं जिसमें जेन्युइन थिंकिंग रिक्वायर्ड है, और मेंस में थिंकिंग करने का ना टाइम नहीं होता पेपर में। अगर आपका पेन गिर जाए मेंस लिखते हुए, राइट, तो पेन उठाने का टाइम नहीं होता, ये नीचे गिर गया टेबल से तो यू विल से कि दूसरा पेन निकाल के लिखना स्टार्ट कर दो। दैट इज हाउ मच देयर इज अ टाइम क्रंच। रेयरली ऐसा होता है, अगर आप सारे डायमेंशन एड्रेस कर रहे हो, बहुत अच्छे से पेपर लिख रहे हो, रेयरली ऐसा होता है कि आपका 1-2 मिनट पहले पेपर पूरा हो गया। एट मैक्स आपका 2 मिनट पहले पेपर पूरा होगा, नहीं तो लास्ट मिनट तक आप लिख ही रहे होते। दिस इज द स्टोरी, राइट? सो इट इज अ जेन्युइनली डिफिकल्ट सेट। कुछ क्वेश्चन तो यहाँ पर जेन्युइनली डिफिकल्ट है। ये देखते हैं, ग्रोइंग फास्ट फूड इंडस्ट्रीज गिवन दैट देयर आर इंक्रीज्ड हेल्थ कंसर्न्स इन मॉडर्न सोसाइटी, इलस्ट्रेट विद इंडियन एक्सपीरियंस। तो ये क्या कह रहा है कि देखो आप कैसे बताते हो कि जो फास्ट फूड इंडस्ट्री है इंडिया की,
वो फास्ट फूड इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, राइट? बट सबको पता है कि हेल्थ कंसर्न्स हैं फास्ट फूड के साथ, तब भी ग्रो कर रही है। अब ये क्वेश्चन ना, अगर आप एंड में अटेम्प्ट कर रहे हो, दिस इज क्वेश्चन 18, कोई मान लो क्वेश्चन 1 से 20 तक अटेम्प्ट करता हो, सबकी अलग स्ट्रैटेजी होती है। जैसे मेरी अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी होती थी, पहले मैं 11 to 20 करता था, फिर मैं 1 to 10 करता था, राइट? ऐसे बहुत लोगों की अलग अलग स्ट्रैटेजी रहती है। बट अगर कई लोग ये भी करते हैं कि सीधा 1 to 20 अटेम्प्ट करते हैं, अगर आप 1 to 20 कर रहे हो ना और लास्ट में क्वेश्चन कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे कुछ गलती कराओगे, क्योंकि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, फ्रेमिंग देखो क्वेश्चन को कैसे की हुई है, राइट? लेट्स सी क्या बोला है, अकाउंट फॉर ग्रोइंग फास्ट फूड इंडस्ट्रीज गिवन दैट देयर इज इंक्रीज्ड हेल्थ कंसर्न्स। हेल्थ कंसर्न्स हैं, देयर आर हेल्थ कंसर्न्स, बट इस चीज को कंसिडर करते हुए हाउ डू यू अकाउंट फॉर द फैक्ट दैट द फास्ट फूड इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, ये पूछा है, राइट? तो आपको बताना है कि हाँ, देयर इज ग्रोइंग फास्ट फूड इंडस्ट्री, स्टिल देयर आर हेल्थ कंसर्न्स, बट पीपल आर इग्नोरिंग दीज हेल्थ कंसर्न्स। एंड तभी ये क्वेश्चन हमारी सोसाइटी का है, दिस क्वेश्चन इज अबाउट इंडियन सोसाइटी, दैट इज वाई दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू राइट। ये क्वेश्चन अगेन GS3 का नहीं है, ये क्वेश्चन अगेन इकोनॉमी का नहीं है, ये क्वेश्चन सोसाइटी के रेफरेंस में आपको लिखना है, राइट? अब लेट्स लुक एट दिस, अचीविंग सस्टेनेबल ग्रोथ with emphasis on environmental protection could come into conflict with poor people's needs in a country like India। ये स्टेटमेंट आपको क्या लगता है कहाँ से उठाइए? Not exactly, but this statement is somewhat a modification of the statement given in this year's economic survey। एंड किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात बोली है? ये बात बोली है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन। अगेन GS3 का क्वेश्चन है ये, मतलब GS3 से इंटरलिंकेज है अगेन। या तो मैं देखो GS3 ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ वट, या ये मुझे ऐसा लग रहा है, एंड आई थिंक यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट्स इफ यू अग्री विद मी और नॉट। क्वेश्चन सस्टेनेबल ग्रोथ पे है, क्वेश्चन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे है, राइट? तो क्या पूछा गया यहाँ पे कि देखो यार, अगर आपको सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव करनी है इंडिया में और आप एनवायरमेंटल फोकस पे अगर आप पूरा रखोगे कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करनी है, तो आप क्या बोलोगे? व्हाट वुड बी द फर्स्ट थिंग? यार हमें क्लीन एनर्जी यूज़ करनी चाहिए, वी शुड यूज़ रिन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, राइट? सोलर एनर्जी यूज़ करो, वो भी पूछा था इन्होंने, विंड एनर्जी यूज़ करो, ये सब करना चाहिए। बट अगर हम ये करेंगे, this if we have this sort of energy transition, it might come into conflict with what the poor people need। तो India should have a right to burn fossil fuels। India should be able to claim the limited carbon budget। जिसने मेरे से एनवायरमेंट पढ़ा होगा, ये वर्ड्स डेफिनेटली पहले आपने पढ़े होंगे, राइट टू क्लेम द लिमिटेड कार्बन बजट, कि भाई इंडिया के पास राइट है ये सारी चीज़ करने का, राइट? ठीक है, हमें सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे फोकस करना है। ऑब्वियसली द टेल वर्ड इज कॉमन, सो वी हैव टू राइट ऑन बोथ पर्सपेक्टिव्स दैट yes, we have to focus on environmental protection, we have to focus on the idea of climate sustainability, but if this focus is beyond a point, we will not be able to overcome the idea of poverty, not be able to achieve the goal of विकसित भारत। इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है, अगर मैं उसकी आपको कुछ बातें बताऊं जो उस इकोनॉमिक सर्वे में लिखी हैं, तो उन्होंने क्या बोला है कि देखो यार, इंडिया का जो एनर्जी ट्रांजिशन है, इंडिया का जो एनर्जी ट्रांजिशन है वो इस बार, ये एग्जैक्ट इकोनॉमिक सर्वे में इस बार यही डिस्कशन है कि इंडिया का एनर्जी चैलेंज क्या है। ये देखो कि इंडिया की ग्रोइंग एनर्जी डिमांड है 0.644 हमारा HDI है 2024 में। डेवलप्ड स्टेट बनने के लिए हमारा HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, होना चाहिए 0.9। पर कैपिटा एनर्जी गैप, अगर हमें HDI, एग्जैक्ट इकोनॉमिक सर्वे से कोट कर रहा हूँ, नॉट माई कॉन्टेंट, HDI अगर 0.9 करना है, राइट, दिस इज एग्जैक्टली द थिंग रिटन हियर, तो हमें हर पर्सन को, एवरी पर्सन इन इंडिया, अगर हमें ह्यूमन डेवलपमेंट अपना इंडेक्स 0.9 पहुंचाना है, डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो एवरी पर्सन विल बी कंज्यूमिंग अबाउट 45.7 गीगा जूल्स ऑफ एनर्जी पर ईयर। ये बात इकोनॉमिक सर्वे में लिखी है। बट अभी currently what is our consumption? Currently our consumption is 16 gigajoules and our HDI is 0.64। तो अभी इंडिया का HDI 0.64 है, हमें विकसित भारत बनना है तो इस HDI को लेके जाना है 0.9 पे। अभी हमारी एनर्जी कंजम्पशन 16 गीगाजूल्स पर ईयर है पर पर्सन, राइट? अगर हमें यहाँ पर विकसित भारत बनना है तो वी नीड टू हैव एनर्जी कंजम्पशन ऑफ 45 गीगाजूल्स पर ईयर। यहाँ पर HDI 0.64 है,
यहाँ पे करेंगे तो 0.9 होगा। तो अगर हमें एक डेवलप्ड नेशन बनना है, इफ वी हैव टू इफेक्टिवली एड्रेस द नीड्स ऑफ द पुअर पीपल, वी विल नीड टू 3x आर एनर्जी कंजम्पशन। अब यहाँ पर अगर हम बोलने लगे कि हमें एनर्जी ट्रांजिशन करनी है और हमें रिन्यूएबल एनर्जी यूज करनी है, तो शायद ये गोल हम मीट ना कर पाए, एंड दैट इज वाई फोकसिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी माइट कॉम्प्रोमाइज द नीड्स ऑफ द पुअर पीपल, राइट। और ये चीज इकोनॉमिक सर्वे में लिखी है दैट इवन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज नॉट ट्रांजिशन बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट। ये आर्ग्यूमेंट देना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो जो G7 कंट्रीज हैं, राइट, इन्होंने भी कोई ट्रांजिशन अपना क्यों इसलिए नहीं किया क्योंकि एनवायरमेंट को सस्टेनेबिलिटी इन्होंने इंश्योर करनी थी, इन्होंने भी अपना ट्रांजिशन कमर्शियल इंटरेस्ट और एनर्जी सिक्योरिटी की वजह से किया। ये लाइंस हैं इकोनॉमिक सर्वे की, और यही लिखा है इकोनॉमिक सर्वे में। तो देखो 2022 में भी EU इज सेइंग दैट हमें रशियन गैस सप्लाईज पर डिपेंडेंस कम करनी है, तो अब वो ट्रांजिशन करने की बात कर रहे हैं। 2023 में यूएस ने ऑयल ड्रिलिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था अलास्का में। तो जो कंट्रीज वर्ल्ड में, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो कहती हैं कि एवरीवन शुड हैव क्लीन एनर्जी, वो ट्रांजिशन भी उन्होंने भी खुद भी नहीं किया है। और क्यों नहीं किया उन्होंने खुद? क्योंकि दे हैव ऑल्सो ऑलवेज फोकस्ड ऑन देयर कमर्शियल इंटरेस्ट एंड दे हैव ऑल्सो फोकस्ड ऑन देयर एनर्जी सिक्योरिटी। तो इंडिया शुड ऑल्सो डू दिस। तो देयरफॉर अगर हम सस्टेनेबल ग्रोथ हम सोचेंगे विद एक्स्ट्रा एम्फोसिस ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा पुअर पीपल के साथ। अब क्या ये क्वेश्चन ईजी है? बिल्कुल भी ईजी नहीं है, राइट। हो सकता है देखने में आसान लगे, यार ये तो मेरे को समझ आ रही है बात, बट दिस क्वेश्चन, दिस लेवल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स टू बी गिवन इन द मेंस एग्जाम इज नॉट ईजी। दिस इज नॉट एन ईजी क्वेश्चन एंड अगेन साइलोस हैव बीन ब्रोकन। GS3 का क्वेश्चन है, GS3 के ही नोट्स दिखा रहा था मैं आपको। इकोनॉमिक सर्वे वैसे भी GS3 के लिए पढ़ते हैं, बट हाँ ठीक है, अब आपने GS3 की प्रिपरेशन की है तो GS1 में भी फायदा हो गया, right? But again, silos have been completely broken this time. Last question. Tribal development in India center around two axes, displacement and rehabilitation. अगर आपका ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है तो आपके मजे आ गए। In anthropology optional, you will definitely get very high marks in this question. But this is again question that requires certain amount of data, certain amount of reading, requires knowledge of the Forest Rights Act, which has to be mentioned in this question, and this is again a topic that we read in environment. एक और environment का topic है, ऐसा topic नहीं है जो हम खुद से पढ़ते हैं, we read this in environment. Again a difficult question to write, right? But हाँ, अगर आप वैसे देखो थोड़ा बहुत GS3 आपने पढ़ा है तो you will be able to write this question. अब what is my overall view? What is my overall view of this paper? My overall view of this paper is number one, like I've said multiple times in this video, silos are broken. There is no doubt about it. Questions from GS3 have appeared here this time. Second observation about this paper is still relatively tough. और मैं आपको बताता हूँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मैं ऐसा कह रहा हूँ यार, मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि इंडिया को अपना एनर्जी ट्रांजिशन जो है ना, इफ वी हैव टू डू एन एनर्जी ट्रांजिशन, तो वी कांट फोकस दैट मच ऑन if we have to do an energy transition, or rather we have to do sustainable growth, we can't focus that much on environment, right? Because it will come into the conflict with the needs of the poor people. Same question अगर GS1 में आए और same question अगर GS3 में आए, the way of writing these questions will be different. सीधी सी बात है यार, GS3 में कोई इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर चेक कर रहा होगा, यहाँ कोई सोसाइटी का प्रोफेसर चेक कर रहा होगा। तो शायद अब आप बताना, इन दिस वीडियो आई एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन फ्रॉम अ GS3 पर्सपेक्टिव, वर यू एबल टू पॉइंट आउट कि ये नहीं लिखना है पेपर में? मे बी द पॉइंट्स आर द सेम, बट यू हैव टू राइट इट फ्रॉम अ सोशल एंगल। यार सोशली क्या होगा, वॉट विल हैपन सोशली, एंड देयरफॉर इट इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पॉवर्टी इज राइजिंग, health issues are there of the poor population, empowerment is needed, justice is needed, distributive justice का एक क्वेश्चन है ये, राइट? जो मैंने एक्सप्लेन किया है दैट वाज फ्रॉम द GS3 पर्सपेक्टिव। इस पेपर में यही क्वेश्चन GS1 के पर्सपेक्टिव से लिखना है। दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट स्किल टू मास्टर। ये एक बहुत डिफिकल्ट स्किल है। ये सेम क्वेश्चन जैसे हमने वो सिविल सर्विस वाला क्वेश्चन देखा, यही क्वेश्चन GS4 में है तो अलग आंसर है, GS2 में है तो अलग आंसर है, GS1 में है तो थोड़ा सा अलग आंसर है। GS1 में क्वेश्चन में देखा वो सिविल सर्विस वाले में क्या लिखा था, नेशनल कॉन्शियसनेस लिखा था।
very difficult to know that this is what we have to focus on, because कोई सोसाइटी का प्रोफेसर चेक कर रहा होगा यार, some society professor would be checking what you have written here, not a economics professor, right? तो you have to focus more on national consciousness. कोई GS2 या GS4 का आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. थर्ड ऑब्जर्वेशन, डोंट इग्नोर एनी सब्जेक्ट. 3 गोल्डन रूल्स दूंगा आपको फॉर योर मीन्स नेक्स्ट ईयर. कोई भी सब्जेक्ट इग्नोर मत करना. अगर आपको लग रहा है कि मैं वर्ल्ड हिस्ट्री बाद में पढ़ लूंगा, पोस्ट इंडिपेंडेंस बाद में पढ़ लूंगा, आर्ट एंड कल्चर बाद में पढ़ लूंगा, ये बाद ना कभी नहीं आता. कई लोग कहते हैं कि माइनर सब्जेक्ट्स हैं देख लेंगे, भाई कभी नहीं आता ये बाद. दिस नेवर कम्स. दिस हैज़ टू बी डन इमीडिएटली. दिस हैज़ टू बी डन राइट नाउ. मतलब जब भी आप अपनी GS1 प्रिपरेशन करो, जैसे अभी आप लोग, कई लोग आप में से GS2 पढ़ रहे होंगे, तो डोंट इग्नोर सोशल जस्टिस, डोंट इग्नोर गवर्नेंस. पता नहीं कब ये लोग वेटेज बढ़ा दें, तो डोंट इग्नोर दीज सब्जेक्ट्स. अब देखो इस पेपर में वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस के दोनों के 15-15 नंबर के क्वेश्चन आ गए. 30 मार्क्स का आ गया ये. मॉडर्न हिस्ट्री कितने का आया? मॉडर्न हिस्ट्री आया 15 नंबर का. मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते हम अपनी पूरी लाइफ निकाल देते हैं स्पेक्ट्रम पे फोकस करते हुए, बट यहाँ पर हम फोकस नहीं करते. हियर वी डोंट फोकस. सो अगेन प्लीज कीप दिस इन माइंड. दिस इज नॉट समथिंग दैट वी नीड टू डू. यहाँ पर अगेन वी नीड टू फोकस ऑन ऑल सब्जेक्ट्स. तो ये 3 मेरे हिसाब से, दीज आर द 3 लर्निंग्स फ्रॉम दिस पेपर. दैट ए, silos have been broken. पेपर टफ है because it requires the skill of you writing from one paper to the other with a different mindset. And please don't ignore a subject. अगर आपने subject ignore किया है तो you are done for. So this was my analysis of the GS1 mains paper of 2025. ऐसे ही अभी GS2 का पेपर आएगा, तो GS2 का analysis I will be posting tomorrow and GS3 का analysis I will be posting on Monday. essay के analysis के लिए you can go to Mudit Jain sir's YouTube, and ethics का analysis भी Mudit Jain sir के YouTube पे आप देख सकते हैं. So thank you for that and see you next time. Bye bye.